नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में सीएम युवा मोबाइल ऐप और यूथ अड्डा का लोकार्पण किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों और माफियाओं के लिए बदनाम था, लेकिन अब सरकार ने एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए राज्य को उसकी सांस्कृतिक और औद्योगिक विरासत से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अब गर्व से अपनी पहचान मिल रही है और राज्य में व्यापक स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देकर के उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से। तो कासगंज जनपद की पटियाली विधानसभा से सपा विधायक नादिरा सुल्तान अब सहावर के सोरो रोड पर अपना नया आवास बना रही हैं। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे उन्होंने खुद आवास की नींव रखी। विधायक ने बताया कि जनपद की समस्याओं को बेहतर तरीके से सुनने और समाधान देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सहावर में बने इस आवास पर वो नियमित रूप से जनता दरबार भी लगाएंगे ताकि लोगों को दूर दराज भटकना न पड़े। नादिरा सुल्तान ने साफ किया कि जनसेवा और समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और खबर की ओर। आपको बता दें कि वाराणसी में आज से वार्षिक रथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और इसे लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रमुख मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और यात्रा मार्गों पर भी रंग बिरंगी लाइटिंग और झांकियों का व्यवस्था किया गया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। प्रशासन का यह कहना है कि यात्रा के दौरान हर जरूरी इंतजामात किए गए हैं जिससे आयोजन शांतिपूर्ण और भव्य रूप से संपन्न हो सके। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां दरअसल आपको बता दें कि रागौल रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मची जब एक महिला ने अपने पति की जमकर पिटाई कर दी। महिला को शक था कि उसका पति किसी और लड़की से बात करता है। जब उसने मोबाइल फोन मांगा और पति ने देने से इनकार कर दिया तो महिला ने अपनी मां के साथ मिलकर स्टेशन पर ही उसकी धुनाई शुरू कर दी। ये पूरा मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र का है। मारपीट की घटना देख स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जुट गई। फिलहाल मामला पुलिस की जानकारी में है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अगली खबर कासगंज से है, जहां जिले के सोरो कोतवाली क्षेत्र के बदरिया प्रधानमंत्री आसरा कॉलोनी से एक आवास कॉलोनी से आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा सामने आया। कॉलोनी में बनी पानी की टंकी अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे 3 लोग घायल हो गए।
गनीमत ये रही कि टंकी के पास ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, वरना हादसा बड़ा भी हो सकता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पानी की टंकी घटिया सामग्रियों से बनाई गई थी और इसमें ठेकेदार से लेकर सरकारी कर्मचारी तक की मिलीभगत है। घटना के बाद कॉलोनी में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। स्थानीय निवासी कुशवाहा शर्मा ने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। असल में क्या सर, ये जो टंकी बनी हुई है इसके लिए मतलब 2 साल बने हुए हैं, ठीक है, और 4-5 दिन पहले इसकी पानी की सप्लाई शुरू की गई है और 156 कमरों में इनमें पानी दिया जा रहा है। तो कल रात जो पानी का सप्लाई बंद करी है, बंद करने के 10 मिनट बाद टंकी गिर पड़ी है। अच्छा। हाँ, इसका गिरने का कारण कई बार हम लोग कंप्लेंट भी कर चुके, बताया भी कि टंकी से पानी रिसता है, पानी गिरता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई हमारी। हमसे बोला कि आप अपना काम करिए, आप अपने आवाज़ पर रहिए, जो हम देखेंगे वो हम देख लेंगे। कल अलीगढ़ का ठेकेदार भी आया था, विशेष कुमार जी आए थे, उनसे भी मैंने यही बात कही थी रात में। तो विशेष कुमार जी बोले ठीक है कार्रवाई होगी, देखते हैं हम कार्रवाई करवाते हैं, लेकिन मैं तो इंजीनियर, तो हमने कहा, बोले ये पास नहीं हुआ। तो मैंने कहा जब ये पास नहीं हुआ तो हमें ढूंढा के द्वारा हमें इसके पट्टे कैसे दे दिए गए? क्या सरकार ने हमको मारने के लिए पट्टे दिए गए हैं इसमें? तो इस चक्कर में सर हमने उनसे भी कहा। और आप देखिए ये इसमें 2 सूत की सरिया लगी हुई है सर, ये 2 सूत की सरिया है। पिलर आप ये बताइए 6 माले का पिलर 2 सूत की सरिया पे टिक सकता है क्या? असल में क्या सर, ये तो बरेली के मीरगंज में राशन कार्ड कार्यालय में दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक राशन कार्ड बनाने को लेकर ऑफिस में जमकर हंगामा करता दिख रहा है। खुद को किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाला ये युवक 3 कार्ड जबरदस्ती बनवाने का दबाव बना रहा था। युवक की जेब पर किसान यूनियन का बैज भी लगा है। आरोप है कि उसने कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2000 रुपए लेकर कार्ड बनाए जाते हैं। मामला बिगड़ता देख कार्यालय कर्मियों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा। एसडीएम मीरगंज ने तत्काल प्रभाव से युवक पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और इसी क्रम में कालपी तहसील के बिहारी जी घाट पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी संजय कुमार की निगरानी में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों ने इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के तहत नाव पलटना, राहत शिविर संचालन, लोगों को सुरक्षित निकालना और घायलों की मदद करना जैसे तमाम परिदृश्यों का अभ्यास किया गया। एडीएम संजय कुमार ने बताया कि 2024 में जिले के 150 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे और इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए 27 बाढ़ चौकियों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया। अधिकारियों का तो यह भी कहना है कि इस तरह की तैयारी से आपातकालीन यानी इमरजेंसी सिचुएशन परिस्थितियों में त्वरित यानी क्विक रिस्पॉन्स समन्वित कार्रवाई संभव हो पाएगी। वहीं बुलंदशहर में एक बड़ा हादसा उस वक्त हुआ जब गाजियाबाद से अलीगढ़ की ओर जा रहा गैस से भरा कैप्सूल टैंकर एक ट्रक से टकराकर पलट गया। टक्कर के बाद सड़क पर पेट्रोल फैल गया और उसमें आग लग गई। आग के लपटों में एक और अन्य ट्रक भी उसकी चपेट में आया और दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मानंद इलाके में हुई इस घटना के बाद पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गैस रिसाव की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल यानी स्थिति नियंत्रण में है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं अगली खबर जालौन से है, जहां रामपुरा थाना क्षेत्र के सिलौआ गांव में अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। यह घटना बीती रात की है जब गृहस्वामी यानी कि घर के मालिक मंगल सिंह यादव के घर में चोर घुसे और नकदी करीब 2 लाख रुपए के कीमती जेवरात चुरा कर ले गए। सुबह करीब 4 बजे जब परिवार की नींद खुली तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और चोरी हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। पीड़ित परिवार के मुताबिक चोरों की वारदात के पीछे किसी स्थानीय गैंग का हाथ हो सकता है। सुबह हम 4 बजे जब जगे तो घर के ताले टूटे मिले। ताले तो देखो तो सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ था।
तब नहीं जाके अच्छा, क्या क्या सामान चोरी हुआ है? जिसमें माता जी के आभूषण थे, कुछ हमारी पत्नी के थे। अच्छा, क्या क्या था? माता जी के कान के वाले थे, चूड़ियाँ, बिछिया और 4000 रुपए थे। अच्छा, और चांदी के 3 सिक्के थे। सुबह हम 4 बजे जब जगे तो कन्नौज में 10 जून को ही टप्पेबाजी के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक नदसिया चौराहे पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। इसके जवाब में हुई फायरिंग में बाबुद्दीन नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसका दूसरा साथी भी अनोगी जेल रोड से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों बदमाश गैर जनपद और शातिर लुटेरे हैं, जिनके पास से अवैध असलाहा और नकदी भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की टीम को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। लगभग 2:45 बजे पुलिस ने चेकिंग प्रारंभ की नदसिया चौराहे पर। तो 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिसमें से पुलिस ने उनको रोकने का इशारा किया। तो उनमें से जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति था, उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया और मोड़ करके अनोगी रोड की तरफ भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो इनकी मोटरसाइकिल हड़बड़ा करके ये दोनों लोग गिर गए और पैदल भागने लगे और पुलिस पार्टी पर पुनः फायर करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा फायर की, जिसमें से एक अपराधी है बाबुद्दीन, ये रूरा कानपुर देहात का रहने वाला है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। एक दूसरा अपराधी कानपुर का है रुस्तम, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक अपाचे मोटरसाइकिल, 15,000 रुपये नगद, 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस। तो उत्तर प्रदेश के जालौन में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कोच नगर के निवासी अरविंद द्विवेदी ने आरोप लगाया कि राजकिशोर रिछारिया नाम के व्यक्ति ने मृतक आश्रित कोटे में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की है। शिकायतकर्ता ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से यह नियुक्ति की गई है और अब तक कोई ठोस कदम या कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी को संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामला शासन स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक जांच को दबाने की पूरी कोशिश, एड़ी चोटी की कोशिश की जा रही है। मामला बेसिक शिक्षा विभाग का है, जहां पर राजकिशोर रिछारिया निवासी ग्राम हरदोई गुजर ने कूट रचित दस्तावेजों के सहारे विभाग की मिलीभगत से कई वर्ष पूर्व मृतक आश्रित कोटे पर शिक्षक के रूप में नौकरी प्राप्त की है, जबकि सारे दस्तावेज कूट रचित एवं फर्जी हैं, जिसकी मैंने स्वयं शिकायत शासन स्तर पर व विभागीय अधिकारियों से की, लेकिन जांच के खेल पर अधिकारी उक्त व्यक्ति को बचाने में लगे हुए हैं। मैंने एक बार जिला अधिकारी जालौन को शिकायती पत्र देकर राजकिशोर रिछारिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। मामला बेसिक शिक्षा विभाग का है, जहां तो बिजनौर के टिंडरा गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां कर्ज के बोझ में दबे एक परिवार की 3 महिलाओं ने जहर खा लिया। मां रमेशिया और एक बेटी अनीता की मौत मंगलवार को हो गई, और जबकि दूसरी बेटी सीतू ने मेरठ के अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब तक इस दर्दनाक हादसे में, इस घटना में 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि परिवार का एकमात्र बेटा पुखराज मौत से जूझ रहा है। आरोप है कि साहूकारों ने लगातार ब्याज पर ब्याज लेकर परिवार का शोषण किया, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गांव के लोग प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के लगभग सभी देश गुलामी और उपनिवेशवाद की जंजीरों से मुक्त हो रहे थे, और ऐसे में 2 महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ वैश्विक सत्ता के रूप में उभरी और अपने विचारधाराओं को दुनिया के तमाम देशों पर थोपने लग गई। और इसी समय सन 1947 में आजाद हुआ भारत न तो पूरब के गुट में शामिल हुआ न पश्चिम के, बल्कि उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन का रास्ता अपनाया। भारत ने विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र और स्वायत्त भूमिका निभाने पर पूरा जोर दिया, पूरा बल दिया। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी देश एकजुट होकर अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे, एशियाई देशों ने भी महसूस किया कि उन्हें एकजुट होना होगा, और इसी सोच के तहत
भारत, रूस और चीन ने RIC यानी ट्रोइका फॉर्मेट बनाया। हालांकि समय के साथ चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशियसपन और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस ट्रोइका को प्रभावित किया और इसे कमजोर कर दिया। लेकिन हाल ही में रूसी विदेश मंत्री के बयान के बाद यह फॉर्मेट फिर से चर्चा में आया। तो आज हम आपको बताएंगे कि यह ट्रोइका फॉर्मेट है क्या, यह क्या था, यह चला क्यों गया, यह बंद क्यों हो गया, इस पर प्रभाव क्या पड़ा और यह बनाया क्यों गया था और इतने सालों बाद यह फिर चर्चा में क्यों आया। यह सब आपको बताएंगे, लेकिन यह जानने के लिए, समझने के लिए आपको यह हमारी खास रिपोर्ट देखनी होगी। यह रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक दिशा दशा बदलने और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव ने दक्षिण पश्चिम देश, खासकर भारत, रूस और चीन को यह एहसास दिलाने लगा है कि ये पश्चिमी देश हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कूटनीतिक और आर्थिक हित को साधने के लिए हम विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इन देशों ने एक ऐसे संगठन बनाने पर बल दिया जो पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सके। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव की पहल पर हुई थी। इस फॉर्मेट की स्थापना के बाद से अब तक करीब 20 बार से ज्यादा मंत्री स्तर की बैठकें आयोजित हो चुकी है। ये बैठकें न सिर्फ विदेश नीति के प्रमुखों के स्तर से संपन्न हुई, बल्कि इसमें तीनों देशों की आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर बैठकें आयोजित हुई। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पर कि RIC ट्रोइका फॉर्मेट क्या है। आपको बता दें, RIC ट्रोइका फॉर्मेट रसिया, इंडिया, चाइना का एक ट्रायंगल है। यह एक तरह का रणनीतिक गठबंधन था जिसका उद्देश्य वैश्विक राजनीति में स्वतंत्र आवाज उठाना और अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा करना था। दूसरा सवाल कि आखिर यह कमजोर क्यों हो गया, तो आपको बता दें, तीनों देशों की अपनी अपनी जरूरत है जिसे हल करने पर कभी किसी के द्वारा बल नहीं दिया गया। इसके विपरीत चाइना के द्वारा समय समय पर भारत के साथ संबंधों में तनाव देखा गया। आपको याद हो कि साल 2020 की वह घटना जब चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण भारत के साथ झड़प किया। दरअसल भारत और चीन के बीच साल 2020 में गलवान घाटी में हुए सैन्य विवाद के बाद से RIC ट्रोइका को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार की आवश्यकता जताई थी। लेकिन जिस तरह से चाइना ने भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, इसे फिर से खड़ा करना ट्रोइका को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है, जो इस फॉर्मेट को बार बार कमजोर करता है। तीसरा सवाल कि यह फिर चर्चा में आया, तो आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव राल पर्वतों के बीच बसे शहर पौम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और रणनीतिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉस्को रूस, भारत, चीन यानी RIC फॉर्मेट के तहत गतिविधियों को फिर से शुरू करने में अपनी रुचि रखता है। रूस का साफ तौर पर कहना था कि वह देख चुका है अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद आज एशियाई देशों के बढ़ते आर्थिक विकास और संबंधों से परेशान है। इसलिए अब समय आ गया है कि संगठन को फिर से जीवित किया जाए। उन्होंने कहा कि जैसा मैं समझता हूँ, आज की तारीख में भारत और चीन के बीच सीमा परिस्थिति को शांत कराने के लिए एक सहमति बन चुकी है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस RIC ट्रोइका को फिर से सक्रिय किया जाए। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या चाइना अपने विचारों में बदलाव करेगा, क्योंकि उसने हमेशा भारत के साथ धोखा किया है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज नाटो खुले तौर पर भारत को चीन के खिलाफ साजिशों में शामिल करने की सोच रहा है। उन्होंने कहा, मैं यह बात भारत के साथ गोपनीय बातचीत के आधार पर कह रहा हूं कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं। हमारे भारतीय दोस्त और हम इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जिसे वास्तव में उकसावे की एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। इस बयान से साफ है कि रूस भारत के साथ सहयोग और समर्थन को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं चीन के प्रति रूस की कुछ शंकाएं अभी भी बनी हुई है। RIC ट्रोइका फॉर्मेट एक ऐसा गठबंधन जो तीसरी दुनिया के देशों को वैश्विक राजनीति में स्वतंत्रता और सामूहिक ताकत प्रदान करने के लिए बनाया गया था। हालांकि समय समय पर इसकी चुनौतियां और बाधाएं आई,
लेकिन रूस के हालिया बयान ने इस फॉर्मेट को फिर से सक्रिय करने की संभावना को बढ़ा दिया है। तो क्या भारत, रूस और चीन मिलकर फिर से एक मजबूत त्रिकोणीय गठबंधन बना पाएंगे? और क्या यह वैश्विक सत्ता संतुलन को प्रभावित करेगा? ये आने वाले समय में ही। हमारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।